आज के समय में हमारे पास लगभग हर सुविधा मौजूद है। हमारे पास इंटरनेट है, जानकारी है, पैसा कमाने के अवसर हैं और पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्रता है। फिर भी एक अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। इतनी सुविधाओं के बावजूद बहुत से लोग भीतर से अस्थिर महसूस करते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि उनकी जिंदगी में दिशा नहीं है। कुछ लोग लगातार चिंता में रहते हैं। कुछ को लगता है कि वे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर किस उद्देश्य के लिए। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है। क्या हमें वास्तव में पता है कि सही जीवन कैसे जिया जाए, या हम बस परिस्थितियों के साथ बहते जा रहे हैं? यही वो सवाल है जिसे समझने की कोशिश करती है एक बेहद प्रभावशाली किताब। एक ऐसी किताब जो कहती है कि समस्या ये नहीं है कि दुनिया बहुत कठिन है। समस्या ये है कि हमने अपने जीवन में संरचना और जिम्मेदारी को कम कर दिया है, और यही हमें धीरे धीरे अव्यवस्था की तरफ ले जाता है। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले समाज में बहुत स्पष्ट नियम होते थे। परिवार, संस्कृति, धर्म और परंपराएं लोगों को ये बताती थीं कि जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन आधुनिक समय में बहुत से पुराने ढांचे टूट चुके हैं। लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता मिली है, लेकिन उसी के साथ एक नई समस्या भी पैदा हुई है। जब नियम कम हो जाते हैं, तब दिशा भी कम हो जाती है, और जब दिशा नहीं होती, तब व्यक्ति भ्रमित होने लगता है। बहुत से लोग आज यही अनुभव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ये भी समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर चलना चाहिए। यहीं से शुरू होती है एक गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या। जब जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, तो छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति निराशा, गुस्से या भ्रम में फंस सकता है। इसी स्थिति को समझने और उसका समाधान देने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉर्डन बी पीटरसन ने लिखी किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ, एन एंटीडोट टू केओस। इस किताब का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि जीवन की जटिलता से भागने की बजाय उसे समझकर कैसे जिया जाए। ये किताब कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। इसमें मनोविज्ञान, इतिहास, जीव विज्ञान, मिथकों और मानव अनुभव से जुड़े कई गहरे विचार शामिल हैं। लेखक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। सच्चाई ये है कि जीवन में संघर्ष, दर्द और अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सही सिद्धांत और सही दिशा हो, तो हम इन चुनौतियों के बावजूद एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसीलिए इस किताब में लेखक ने 12 ऐसे नियम बताए हैं जो जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। ये नियम केवल सलाह नहीं है, ये जीवन के ऐसे सिद्धांत हैं जो इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और संतुलित बनाते हैं। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है ऑर्डर और केओस का संतुलन। ऑर्डर यानी व्यवस्था। ये वो दुनिया है जहां सब कुछ अपेक्षाकृत स्थिर और समझ में आने वाला होता है, जैसे हमारा घर, हमारा काम, हमारे दैनिक नियम। दूसरी तरफ है केओस यानी अव्यवस्था। ये वो जगह है जहां अनिश्चितता होती है, नए अनुभव होते हैं और कई बार खतरे भी। जीवन हमेशा इन दोनों के बीच चलता है। अगर जीवन में केवल ऑर्डर हो, तो जीवन कठोर और नीरस बन सकता है। लेकिन अगर केवल केओस हो, तो जीवन पूरी तरह अस्थिर और खतरनाक हो सकता है। इसलिए एक संतुलन जरूरी है। लेखक का कहना है कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें इन दोनों के बीच चलना सीखना होगा। यानी इतनी व्यवस्था हो कि जीवन स्थिर रहे, और इतना साहस भी हो कि हम नई चुनौतियों का सामना कर सकें। मानव समाज में नियम हमेशा से मौजूद रहे हैं। प्राचीन कहानियां, धार्मिक ग्रंथ और सांस्कृतिक परंपराएं, ये सब किसी न किसी रूप में जीवन के नियम ही थे। इनका उद्देश्य लोगों को ये बताना था कि कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता कैसे चुना जाए। लेकिन आधुनिक समय में कई लोग नियमों को प्रतिबंध समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि नियम उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। लेकिन लेखक का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि सही नियम वास्तव में हमें स्वतंत्र बनाते हैं, क्योंकि नियम हमें दिशा देते हैं। जब हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, तब हम अपने प्रयासों को सही जगह लगा सकते हैं, और यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इस पूरी वीडियो श्रृंखला में हम इस किताब के 12 नियमों को विस्तार से समझेंगे।
हम जानेंगे कि एक साधारण सा नियम जैसे सीधा खड़े होना भी हमारी मनोविज्ञान पर कितना प्रभाव डाल सकता है। क्यों जिम्मेदारी लेना जीवन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत हो सकता है। क्यों सच बोलना, सही लोगों के साथ रहना और अपनी जीवन को व्यवस्थित करना हमारी मानसिक मजबूती को बदल सकता है। ये नियम सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन जब हम इनके पीछे की गहराई समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये नियम वास्तव में जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब अगले भाग में हम इस किताब के पहले नियम को समझेंगे। एक ऐसा नियम जो सुनने में बेहद साधारण लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपा विज्ञान और मनोविज्ञान हमें ये समझाता है कि हमारी छोटी सी शारीरिक आदत भी हमारे आत्मविश्वास, हमारे व्यवहार और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। और यहीं से शुरू होता है इस किताब का पहला सिद्धांत। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। अगर आप इस किताब के पहले नियम को पहली बार सुनते हैं तो ये शायद बहुत साधारण लगे। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, हिंदी में कहें तो सीधे खड़े होइए और अपने कंधे पीछे रखिए। पहली नजर में ये कोई गहरा जीवन दर्शन नहीं लगता, लेकिन लेखक इस साधारण से दिखने वाले नियम के पीछे छिपे एक गहरे मनोवैज्ञानिक और जैविक सिद्धांत को समझाते हैं। ये नियम केवल शरीर की मुद्रा के बारे में नहीं है, ये हमारे आत्मविश्वास, सामाजिक स्थिति और मानसिक अवस्था के बारे में है। और इसे समझाने के लिए लेखक एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देते हैं, लॉबस्टर का। What lobsters can teach us about human behavior? लॉबस्टर समुद्र में रहने वाला एक जीव है, लेकिन उसकी कहानी हमें इंसानी व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। लॉबस्टर अक्सर अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। जब दो लॉबस्टर एक ही जगह पर दावा करते हैं तो उनके बीच एक संघर्ष शुरू होता है। इस संघर्ष के बाद एक लॉबस्टर जीतता है और दूसरा हार जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस जीत और हार का असर केवल उस लड़ाई तक सीमित नहीं रहता। जब एक लॉबस्टर जीतता है तो उसके शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन बढ़ जाता है। इससे उसका शरीर और मुद्रा बदल जाती है, वो और ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने लगता है। दूसरी तरफ जो लॉबस्टर हारता है, उसका शरीर झुक जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और भविष्य में वो लड़ाई से बचने लगता है। यानी जीतने वाले और हारने वाले का व्यवहार धीरे धीरे स्थायी बन जाता है। डोमिनेंस हायरार्कीज इन नेचर। प्रकृति में लगभग हर जगह एक डोमिनेंस हायरार्की यानी प्रभुत्व की व्यवस्था होती है। पक्षियों में, जानवरों में और इंसानों में भी। कुछ लोग समाज में ऊपर होते हैं, कुछ नीचे। ये केवल पैसे या शक्ति की बात नहीं है, ये कई चीजों से प्रभावित होता है। आत्मविश्वास, व्यवहार, शारीरिक भाषा और निर्णय लेने की क्षमता। लेखक का कहना है कि ये व्यवस्था लाखों वर्षों की जैविक प्रक्रिया का परिणाम है। इंसान भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। हमारा मस्तिष्क भी सामाजिक संकेतों को बहुत गहराई से समझता है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से चलता है, सीधा खड़ा होता है और स्पष्ट तरीके से बोलता है, तो हमारा दिमाग भी उसे स्वाभाविक रूप से अधिक सक्षम मानता है। The psychology of confidence and posture। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या आत्मविश्वास केवल अंदर से आता है या शरीर का व्यवहार भी इसे प्रभावित करता है? मनोविज्ञान के कई अध्ययनों से पता चलता है कि शरीर की मुद्रा और मानसिक स्थिति एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति झुका हुआ चलता है, नीचे देखता है और खुद को छोटा महसूस करता है, तो उसका दिमाग भी उसी तरह प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, कंधे पीछे रखता है और सामने की ओर देखता है, तो उसका दिमाग भी एक अलग संकेत प्राप्त करता है। यह संकेत कहता है, मैं सक्षम हूं, मैं इस दुनिया का सामना कर सकता हूं। लेखक का तर्क यह है कि कभी-कभी हमें आत्मविश्वास का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे हम आत्मविश्वासी हैं, और धीरे धीरे हमारा दिमाग उस व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने लगता है। हाउ स्टेटस अफेक्ट्स आवर ब्रेन एंड बिहेवियर। मानव समाज में सामाजिक स्थिति का गहरा प्रभाव होता है। जो लोग लगातार असफलताओं का सामना करते हैं, वे अक्सर धीरे धीरे निराश हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वे रिस्क लेने से बचने लगते हैं। लेकिन जो लोग छोटी छोटी सफलताओं का अनुभव करते हैं, वे धीरे धीरे अधिक साहसी बन जाते हैं।
इसका कारण केवल मानसिक नहीं है, हमारे मस्तिष्क के रसायन भी इसमें भूमिका निभाते हैं। जब हमें सफलता मिलती है तो हमारे शरीर में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो ऊर्जा और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे सुधारों से शुरुआत करनी चाहिए। एक छोटा सुधार भी हमारे मनोविज्ञान को बदल सकता है और कई छोटे सुधार मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब सवाल है, इस नियम को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए? सबसे पहले अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप चलते हैं तो क्या आप झुककर चलते हैं या सीधा? जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप आंखों में देखते हैं या नजरें झुका लेते हैं? ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ ये हमारे आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार को आकार देती हैं। सीधा खड़ा होना केवल शरीर का अभ्यास नहीं है, ये एक मानसिक निर्णय भी है। ये निर्णय है कि हम जीवन की चुनौतियों से भागेंगे नहीं, हम उनका सामना करेंगे। लेकिन आत्मविश्वास और सम्मान का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। अक्सर हम दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं होते। कई बार लोग अपने दोस्तों की मदद करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी सेहत, अपने जीवन और अपनी भलाई को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही हमें ले जाता है इस किताब के दूसरे नियम की ओर। एक ऐसा नियम जो हमें सिखाता है कि हमें खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास और जिम्मेदारी छोटी छोटी आदतों से शुरू होती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दैनिक आदतें आपकी पहचान कैसे बना रही हैं? अगर ये विचार आपको महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Rule 2. Treat yourself like someone you are responsible for helping. जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका कोई करीबी दोस्त बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप शायद उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह देंगे, उसे समय पर दवा लेने के लिए कहेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन अब एक दूसरा सवाल, जब आपकी अपनी सेहत खराब होती है तब क्या आप हमेशा अपने साथ वही जिम्मेदारी निभाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। यही विरोधाभास इस किताब के दूसरे नियम का आधार है। Treat yourself like someone you are responsible for helping. यानी अपने साथ वैसा व्यवहार करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हो जिसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर दूसरों के लिए ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। Why people care for others than themselves? लेखक बताते हैं कि कई लोग अपने पालतू जानवरों की दवा समय पर देते हैं, लेकिन अपनी दवा लेना भूल जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन अपनी नींद, अपने खान पान और अपने मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते रहते हैं। ये एक अजीब मनोवैज्ञानिक पैटर्न है, क्योंकि हम दूसरों के लिए जिम्मेदारी को आसानी से स्वीकार करते हैं, लेकिन खुद के लिए जिम्मेदारी लेना कई बार कठिन लगता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग खुद को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, कुछ लोग अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, और कुछ लोग अपने भीतर ऐसी भावनाएं रखते हैं जो उन्हें खुद की उपेक्षा करने की ओर धकेलती हैं। यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रश्न उठता है, क्यों कई लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते? लेखक के अनुसार इसका एक कारण है आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई व्यक्ति भीतर से यह महसूस करता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो अपने लिए बेहतर निर्णय लेने में भी कमजोर हो सकता है। दूसरा कारण है जिम्मेदारी से बचना। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपने निर्णयों के परिणाम स्वीकार करने होंगे। और तीसरा कारण है अव्यवस्थित जीवन। जब जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य की उपेक्षा करने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह स्थिति बदली जा सकती है, और इसकी शुरुआत एक साधारण विचार से होती है। अपने जीवन को ऐसे देखना जैसे आप किसी और की जिम्मेदारी संभाल रहे हो। जब हम किसी और की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम सावधानी से निर्णय लेते हैं। हम सोचते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर होगा।
उसी तरह हमें अपने जीवन के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन के संरक्षक हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करेंगे? क्या आप लगातार ऐसी आदतों में लगे रहेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं? या आप अपने जीवन को धीरे धीरे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? लेखक का कहना है कि जब हम अपने जीवन को जिम्मेदारी के साथ देखते हैं तो हमारे निर्णय बदलने लगते हैं। हम अपने भविष्य के बारे में अधिक गंभीर हो जाते हैं और यही बदलाव जीवन में स्थिरता और अर्थ लाने लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पर्सनल डिसिप्लिन। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसम्मान। जब कोई व्यक्ति खुद का सम्मान करता है तो वो अपने जीवन को हल्के में नहीं लेता। वो अपने शरीर, अपने समय और अपने निर्णयों को महत्व देता है। लेकिन आत्मसम्मान केवल एक भावना नहीं है, ये कई बार अनुशासन से पैदा होता है। जब हम अपने लिए सही निर्णय लेते हैं, जैसे स्वस्थ रहना, समय का सही उपयोग करना और अपने लक्ष्य पर काम करना, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। हम महसूस करने लगते हैं कि हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं और यही भावना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है कि इस नियम को रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जाए। सबसे पहले अपने जीवन को एक जिम्मेदारी की तरह देखना शुरू करें। अपने आप से पूछें, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहा होता जिसकी जिंदगी मेरे भरोसे है, तो मैं क्या करता? क्या मैं उसे बेहतर भोजन करने की सलाह देता? क्या मैं उसे अधिक आराम करने के लिए कहता? क्या मैं उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता? अगर जवाब हां है, तो वही सलाह खुद को भी दीजिए। छोटे छोटे निर्णय भी बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे अपने दिन को व्यवस्थित करना, अपनी सेहत पर ध्यान देना और अपने जीवन को गंभीरता से लेना। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने में केवल हमारे व्यक्तिगत निर्णय ही महत्वपूर्ण नहीं होते। हमारे आसपास के लोग भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कभी कभी सही दोस्त हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं और कभी कभी गलत संगत हमें धीरे धीरे पीछे खींच सकती है। इसीलिए इस किताब का अगला नियम हमें सिखाता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। और यही समझ हमें अगले भाग में एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत की ओर ले जाएगी। हमारे जीवन में कई फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर हम तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ वही फैसले हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं। उनमें से एक फैसला है हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। जॉर्डन पीटरसन इस किताब के तीसरे नियम में कहते हैं, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। यानी ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो वास्तव में आपके लिए अच्छा चाहते हो। पहली नजर में ये बात बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर हम अपने आसपास के रिश्तों को ध्यान से देखें तो हमें एहसास होगा कि हर रिश्ता हमें आगे नहीं बढ़ाता। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ रिश्ते हमें धीरे धीरे कमजोर करते हैं। हाउ योर सोशल सर्कल शेप्स योर लाइफ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे निर्णय केवल हमारे अपने होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनती हैं, जिम्मेदार हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आपका वातावरण ऐसा है जहां लोग लगातार शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, तो उस माहौल का असर आप पर भी पड़ सकता है। मानव मस्तिष्क सामाजिक संकेतों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को अपनाने लगते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सही मित्र चुनना जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। द हिडन डेंजर ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप्स। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रिश्ते हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो आपकी प्रगति से खुश नहीं होते, या ऐसे लोग जो आपको लगातार नीचे खींचते रहते हैं। कभी कभी वे आपको ये भी महसूस करवा सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप बदल रहे हैं या उन्हें छोड़ रहे हैं। ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो उसे समर्थन की जरूरत होती है।
लेकिन अगर उसके आसपास के लोग उस बदलाव का विरोध करते हैं तो वो संघर्ष और कठिन हो जाता है। Why people stay in harmful friendships? अब सवाल उठता है कि अगर कुछ रिश्ते हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो लोग उन्हें छोड़ते क्यों नहीं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है आदत। हम लंबे समय से किसी के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उस संबंध को बदलना कठिन लगता है। दूसरा कारण है अपराध बोध। कई लोग ये महसूस करते हैं कि अगर वे किसी रिश्ते से दूरी बनाते हैं तो वे गलत कर रहे हैं। और तीसरा कारण है अकेलेपन का डर। कई बार लोग गलत संगत में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले रहना उससे भी ज्यादा कठिन होगा। लेकिन लेखक का कहना है कि गलत संगत में रहना लंबे समय में हमारे जीवन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ अच्छे मित्रों का प्रभाव बेहद सकारात्मक हो सकता है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो आपके जीवन में ईमानदारी और समर्थन दोनों लेकर आते हैं। वे आपकी सफलता से खुश होते हैं और जब आप गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो वे आपको सच बताने का साहस रखते हैं। ऐसे मित्र आपको केवल अच्छा महसूस कराने के लिए झूठी तारीफ नहीं करते, वे चाहते हैं कि आप बेहतर बने। और यही वास्तविक मित्रता की पहचान है। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी जिम्मेदारी लेते हैं और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे मजबूत और स्थिर बनने लगता है। चूजिंग बेटर रिलेशनशिप्स। अब सवाल है कि हम अपने जीवन में बेहतर रिश्तों को कैसे पहचानें। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति के प्रति कैसा व्यवहार करता है। क्या वो आपके प्रयासों को समझता है? क्या वो आपके लक्ष्यों का सम्मान करता है? क्या वो आपकी सफलता से खुश होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये रिश्ता आपके जीवन के लिए मूल्यवान हो सकता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता लगातार आपको कमजोर बनाता है या आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, तो उस पर पुनर्विचार करना जरूरी हो सकता है। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। सोशल मीडिया, समाज और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ये बहुत आम हो गया है। लेकिन लेखक कहते हैं कि लगातार दूसरों से तुलना करना हमें निराश और असंतुष्ट बना सकता है। इसलिए अगले नियम में एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही पिछले रूप से करनी चाहिए। और यही विचार हमें अगले भाग में एक गहरे जीवन सिद्धांत की ओर ले जाएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि सही लोगों का साथ जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वास्तव में आपको बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Rule 4. Compare yourself to who you were yesterday. आज की दुनिया में तुलना करना लगभग एक आदत बन चुका है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं, उनकी उपलब्धियां देखते हैं और अनजाने में अपने जीवन की तुलना उनसे करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ा दिया है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी के सबसे अच्छे हिस्से देखते हैं, उनकी सफलता, उनकी खुशियां, उनकी उपलब्धियां, और फिर अपने जीवन को उसी मापदंड से तौलने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है असंतोष की एक लंबी प्रक्रिया। इसी समस्या को समझते हुए जॉर्डन पीटरसन इस किताब के चौथे नियम में कहते हैं, Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. यानी अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पिछले रूप से करें। The trap of constant comparison. दूसरों से तुलना करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन जब ये तुलना लगातार होने लगती है तो ये हमारे आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाने लगती है। मान लीजिए आप अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने आपसे ज्यादा सफलता हासिल कर ली है। धीरे धीरे ये भावना पैदा हो सकती है कि आप पर्याप्त अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन इस तुलना में एक बड़ी समस्या है। हम अक्सर दूसरों की पूरी कहानी नहीं जानते। हम केवल उनकी उपलब्धियां देखते हैं, उनकी कठिनाइयां नहीं। और इस अधूरी जानकारी के आधार पर खुद का मूल्यांकन करना अक्सर गलत निष्कर्ष तक ले जाता है। Why social comparison
क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। दूसरों से तुलना करने की एक और समस्या है। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी क्षेत्र में आपसे आगे होगा। कोई अधिक सफल होगा, कोई अधिक प्रतिभाशाली होगा, कोई अधिक संसाधनों वाला होगा। अगर हम लगातार उसी पैमाने से खुद को मापते रहेंगे तो संतोष मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। लेखक का कहना है कि ये सोच धीरे धीरे व्यक्ति को निराशा और असंतोष की ओर ले जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को देखने के बजाय केवल अपनी कमियों पर ध्यान देने लगता है। लेकिन अगर तुलना का तरीका बदल दिया जाए तो पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है। द पावर ऑफ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। इस नियम का मूल विचार है इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, यानी धीरे धीरे सुधार। अगर आप हर दिन अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार करते हैं तो समय के साथ उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आप किसी कौशल को सीखना चाहते हैं। अगर आप एक दिन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो यह मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो कुछ महीनों बाद आप पहले से काफी बेहतर हो सकते हैं। यही सिद्धांत जीवन के कई क्षेत्रों पर लागू होता है। स्वास्थ्य, करियर, ज्ञान और व्यक्तिगत विकास। छोटे सुधार मिलकर बड़े बदलाव बन सकते हैं। बिल्डिंग मीनिंग थ्रू स्मॉल प्रोग्रेस। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अर्थपूर्ण प्रगति। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हमें प्रगति का अनुभव होता है। ये अनुभव हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रगति का अनुभव हमें प्रेरित करता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे प्रयासों का परिणाम मिल रहा है, और यही भावना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेखक कहते हैं कि जीवन को बेहतर बनाने का सबसे व्यावहारिक तरीका है हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। हाउ टू अप्लाई रूल 4 इन डेली लाइफ। अब सवाल है कि इस नियम को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। सबसे पहले अपने लिए छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे लक्ष्य जो धीरे धीरे आपके जीवन को बेहतर बना सकें। उदाहरण के लिए, हर दिन थोड़ा पढ़ना, नियमित व्यायाम करना, अपने काम को अधिक व्यवस्थित तरीके से करना। ये छोटे कदम समय के साथ बड़ी प्रगति में बदल सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपनी प्रगति को पहचानना। कई लोग अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप समय समय पर पीछे मुड़कर देखें तो आपको महसूस होगा कि आपने कितना सुधार किया है। लेकिन जीवन में प्रगति केवल व्यक्तिगत आदतों से नहीं आती। हमारे परिवार और समाज में भी ऐसे निर्णय होते हैं जो भविष्य को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से बच्चों के पालन पोषण में। अगर बच्चों को सही दिशा नहीं दी जाती तो उनके व्यवहार का असर केवल उनके जीवन पर नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इस किताब का अगला नियम हमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हमें अपने बच्चों को ऐसे व्यवहार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे हम उन्हें पसंद करना बंद कर दें। और यही विचार हमें अगले भाग में एक गहरे और व्यावहारिक जीवन सिद्धांत की ओर ले जाएगा। बच्चों का पालन पोषण शायद जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है, क्योंकि बच्चे केवल परिवार का हिस्सा नहीं होते, वे भविष्य के समाज का हिस्सा भी बनते हैं। जॉर्डन पीटरसन इस किताब के 5वें नियम में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। पहली नजर में ये वाक्य थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन लेखक का उद्देश्य बच्चों के प्रति कठोरता नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि अनुशासन वास्तव में प्रेम का एक रूप है। अगर बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे लोग उन्हें पसंद करना बंद कर दें, तो ये उनके भविष्य के लिए समस्या बन सकता है। वाई डिसिप्लिन इज एन एक्ट ऑफ केयर। कई माता पिता ये मानते हैं कि बच्चों को ज्यादा स्वतंत्रता देना ही अच्छा पालन पोषण है। वे सोचते हैं कि अगर वे बच्चों को रोकेंगे या टोकेंगे तो वे कठोर माता पिता बन जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच कई बार बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बच्चों को दुनिया के नियम धीरे धीरे सीखने होते हैं। अगर उन्हें बचपन में सीमाएं नहीं सिखाई जाती तो वे समाज में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अनुशासन का उद्देश्य बच्चों को नियंत्रित करना नहीं है, इसका उद्देश्य उन्हें ये सिखाना है कि उनके व्यवहार का असर दूसरों पर भी पड़ता है
और यही समझ उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने में मदद करती है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। आधुनिक समाज में एक और समस्या बढ़ती जा रही है, अत्यधिक संरक्षण। कई माता-पिता बच्चों को हर कठिनाई से बचाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो, लेकिन ये दृष्टिकोण भी कई बार बच्चों के विकास में बाधा बन सकता है, क्योंकि जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। अगर बच्चे छोटी उम्र में सीमाएं और जिम्मेदारी नहीं सीखते, तो बड़े होने पर उन्हें वास्तविक दुनिया का सामना करना मुश्किल लग सकता है। लेखक का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें जिम्मेदारी और अनुशासन भी सिखाना उतना ही जरूरी है। हाउ लैक ऑफ बाउंड्रीज शेप्स बिहेवियर। जब बच्चों को स्पष्ट सीमाएं नहीं मिलती, तो वे धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि उनका व्यवहार बिना किसी परिणाम के जारी रह सकता है। ये स्थिति केवल घर तक सीमित नहीं रहती, स्कूल, समाज और भविष्य के रिश्तों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं सिखाया गया कि दूसरों का सम्मान करना जरूरी है, तो उसे सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। और यही कारण है कि लेखक कहते हैं, माता पिता को बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे ऐसे व्यवहार विकसित करें जिनसे वे समाज में स्वीकार किए जा सकें। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चिल्ड्रन। बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें छोटे छोटे नियम और अपेक्षाएं देना। उदाहरण के लिए, अपने खिलौने व्यवस्थित रखना, दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और घर के कुछ छोटे कामों में भाग लेना। ये छोटे कदम बच्चों को ये समझने में मदद करते हैं कि वे परिवार और समाज का हिस्सा हैं। जब बच्चे जिम्मेदारी सीखते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास भी विकसित होता है। वे महसूस करते हैं कि वे भी कुछ योगदान दे सकते हैं, और यही भावना उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। बैलेंसिंग काइंडनेस एंड अथॉरिटी। अच्छे पालन पोषण का मतलब केवल नियम बनाना नहीं है, इसमें संतुलन जरूरी है। बच्चों को प्यार, समर्थन और समझ भी उतनी ही जरूरत होती है। लेकिन अगर केवल प्यार हो और कोई सीमा ना हो, तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। इसी तरह अगर केवल कठोर नियम हो और कोई समझ ना हो, तो ये भी सही नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अच्छे माता पिता वे होते हैं जो दया और अनुशासन दोनों का संतुलन बनाते हैं। वे बच्चों को ये सिखाते हैं कि जीवन में स्वतंत्रता भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन जीवन में केवल दूसरों को दिशा देना ही पर्याप्त नहीं है। कई बार लोग समाज की समस्याओं पर बहुत ध्यान देते हैं। वे राजनीति, व्यवस्था और दुनिया की गलतियों की आलोचना करते हैं। लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या हमने अपने जीवन को पूरी तरह व्यवस्थित किया है? क्या हमने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया है? इसी विचार के आधार पर इस किताब का अगला नियम हमें एक गहरी आत्मजांच की ओर ले जाता है। दुनिया को बदलने से पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करना। और यही विचार हमें अगले भाग में एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत की ओर ले जाएगा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिम्मेदारी और अनुशासन केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। क्या हम अपने जीवन में वो उदाहरण पेश कर रहे हैं जिसे अगली पीढ़ी अपनाना चाहेगी? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी कभी न कभी दुनिया से निराश होते हैं। हमें लगता है कि व्यवस्था में समस्याएं हैं, समाज में अन्याय है, और कई बार हमें यह भी लगता है कि दुनिया गलत दिशा में जा रही है। इन विचारों में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन जॉर्डन पीटरसन एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या हमने अपने जीवन को पूरी तरह व्यवस्थित किया है, उससे पहले कि हम पूरी दुनिया की आलोचना करें? इसी विचार को वो इस किताब के 6ठे नियम में बताते हैं, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। यानी दुनिया को सुधारने से पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करें। Why people blame the world for their problems? जब जीवन कठिन हो जाता है, तो किसी बाहरी कारण को दोष देना आसान लगता है। कई लोग अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ लोग समाज को दोष देते हैं, कुछ राजनीति को, और कुछ अपने आसपास के लोगों को। कभी-कभी परिस्थितियां वास्तव में कठिन होती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हम हर समस्या का कारण केवल बाहर ढूंढते हैं, तो हम अपने भीतर सुधार करने का अवसर खो सकते हैं। क्योंकि जब हम सारी जिम्मेदारी बाहरी दुनिया पर डाल देते हैं, तब हम खुद को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। द डेंजर ऑफ इग्नोरिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सोच का एक और खतरा है। अगर हम लगातार दूसरों को दोष देते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर कड़वाहट और असंतोष बढ़ने लगता है। हम महसूस करने लगते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है। ये भावना व्यक्ति को निराशा और गुस्से की ओर ले जा सकती है। लेखक इतिहास के कई उदाहरणों का उल्लेख करते हैं, जहां लोगों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को समाज की बड़ी समस्याओं से जोड़ दिया, और उस निराशा ने कई बार विनाशकारी विचारधाराओं को जन्म दिया।
इसीलिए लेखक कहते हैं कि किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले व्यक्ति को अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। क्लीनिंग योर ओन लाइफ फर्स्ट। अपने जीवन को व्यवस्थित करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हमारे अपने निर्णयों का परिणाम भी हो सकती हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से देखना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे अपने व्यवहार और आदतों को सुधार सकता है। ये प्रक्रिया छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकती है, जैसे अपने काम को व्यवस्थित करना, अपने समय का बेहतर उपयोग करना और अपने जीवन में अनुशासन लाना। ये छोटे कदम धीरे धीरे जीवन में व्यवस्था लाते हैं। टर्निंग केओस इनटू ऑर्डर। इस नियम का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां सब कुछ अव्यवस्थित लगता है। समस्याएं एक साथ सामने आ जाती हैं। ऐसे समय में दुनिया को बदलने की कोशिश करना बहुत बड़ा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अगर हम छोटे कदमों से शुरुआत करें तो हम धीरे धीरे उस अव्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन की जटिलता को समझने का एक तरीका है, जो आपके नियंत्रण में है उसे व्यवस्थित करना। जब हम अपने आसपास की छोटी चीजों को ठीक करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और यही हमें बड़े बदलाव करने की क्षमता देता है। टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर डिसीजंस। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना कई बार कठिन लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपने निर्णयों के परिणाम स्वीकार करने होंगे। लेकिन यही प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास परिवर्तन की शक्ति भी है। हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, हम अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित कर सकते हैं और हम धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन जीवन में व्यवस्था और जिम्मेदारी केवल शुरुआत है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, हम अपने जीवन का उद्देश्य किस दिशा में तय करते हैं? क्या हम केवल आसान रास्ते चुनते हैं या हम ऐसे लक्ष्य चुनते हैं जिनमें अर्थ और मूल्य हो? इसी सवाल के जवाब में इस किताब का अगला नियम हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है कि हमें केवल सुविधाजनक चीजों का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों का पीछा करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हों। और यही विचार हमें अगले भाग में एक बहुत गहरे जीवन सिद्धांत की ओर ले जाएगा। रूल 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। जीवन में अक्सर हमें दो रास्तों के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक रास्ता आसान होता है, वो हमें तुरंत आराम देता है, तुरंत खुशी देता है और तुरंत संतोष देता है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, उसमें मेहनत होती है, धैर्य होता है और कई बार संघर्ष भी होता है। लेकिन वही रास्ता लंबे समय में अधिक अर्थपूर्ण परिणाम देता है। जॉर्डन पीटरसन इस किताब के 7वें नियम में यही बात कहते हैं, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। यानी केवल वही मत चुनिए जो तुरंत आसान लगे, बल्कि वो चुनिए जो आपके जीवन को गहरा अर्थ दे सके। द डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड इमीडिएट प्लेजर। तुरंत मिलने वाली खुशी अक्सर बहुत आकर्षक होती है, जैसे आराम करना, काम टालना या ऐसी चीजें करना जो तुरंत आनंद दें। लेकिन ऐसी चीजें अक्सर केवल अस्थायी संतोष देती हैं। दूसरी तरफ अर्थपूर्ण लक्ष्य अक्सर कठिन होते हैं। उदाहरण के लिए, नई चीजें सीखना, अपने करियर में मेहनत करना या किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना, इन सब में धैर्य और प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे लक्ष्य हासिल करता है तो उसे केवल खुशी ही नहीं मिलती, उसे अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास भी होता है। और यही अनुभव जीवन को गहराई देता है। Why humans avoid difficult but meaningful paths? फिर सवाल उठता है, अगर अर्थपूर्ण रास्ता इतना महत्वपूर्ण है तो लोग उसे चुनने से बचते क्यों हैं? इसका एक सरल कारण है, तुरंत संतोष की इच्छा। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो तुरंत सुख देती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हम केवल उसी दिशा में चलते रहें तो धीरे धीरे हमारा जीवन उद्देश्यहीन हो सकता है, क्योंकि तुरंत मिलने वाली खुशी हमेशा स्थायी संतोष नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ अर्थपूर्ण लक्ष्य हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। द रोल ऑफ सैक्रिफाइस इन ह्यूमन प्रोग्रेस। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बलिदान। मानव सभ्यता की प्रगति अक्सर बलिदान के सिद्धांत पर आधारित रही है। कई बार हमें वर्तमान में कुछ छोड़ना पड़ता है ताकि भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकें। उदाहरण के लिए, एक छात्र को पढ़ाई के लिए मनोरंजन का समय कम करना पड़ सकता है, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए आराम छोड़ना पड़ सकता है और एक व्यक्ति को अपने बड़े लक्ष्यों के लिए कई छोटे आरामों का त्याग करना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यही प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। चूजिंग लॉन्ग टर्म मीनिंग ओवर शॉर्ट टर्म कंफर्ट।
लेखक कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में अर्थपूर्ण लक्ष्य चुनते हैं तो हम धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। हम अपने भीतर अनुशासन विकसित करते हैं, हम कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। क्योंकि जब हमारे पास एक अर्थपूर्ण लक्ष्य होता है तो हम अपने संघर्षों को भी समझ पाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हमारी मेहनत किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हाउ मीनिंग स्ट्रेंथन्स द ह्यूमन माइंड। अर्थपूर्ण जीवन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके जीवन का उद्देश्य है तो वो कठिन परिस्थितियों में भी अधिक स्थिर रह सकता है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखी, क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य था जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। लेखक कहते हैं कि अर्थपूर्ण लक्ष्य केवल सफलता के लिए नहीं होते, वे हमारे मानसिक संतुलन और स्थिरता के लिए भी आवश्यक होते हैं। लेकिन जीवन में अर्थपूर्ण लक्ष्य चुनने के साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें वास्तविकता का सामना भी करना होगा। और वास्तविकता का सामना करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सच बोलना। इसीलिए इस किताब का अगला नियम हमें एक बहुत गहरी और चुनौतीपूर्ण सलाह देता है कि हमें सच बोलना चाहिए या कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यही विचार हमें अगले भाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत की ओर ले जाएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चा संतोष आसान रास्ते से नहीं बल्कि अर्थपूर्ण लक्ष्य से मिलता है। क्या आप अपने जीवन में केवल आराम का पीछा कर रहे हैं या किसी ऐसे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके जीवन को अर्थ दे सकता है? अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रूल 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलना एक साधारण नैतिक सलाह की तरह लग सकता है, लेकिन जॉर्डन पीटरसन के अनुसार यह केवल नैतिकता का विषय नहीं है, यह जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसीलिए इस किताब का 8वां नियम कहता है, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई, यानी सच बोलिए, और अगर सच बोलना कठिन लगे तो कम से कम झूठ मत बोलिए। पहली नजर में यह नियम बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि झूठ केवल शब्दों का मामला नहीं होता। ये धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। Why lies slowly destroy our lives? कई बार लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे स्थिति आसान हो जाएगी। झूठ कभी-कभी अस्थायी समस्या से बचने का एक आसान तरीका लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि झूठ का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। एक झूठ अक्सर दूसरे झूठ को जन्म देता है और धीरे धीरे व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे वास्तविकता से बचने के लिए लगातार झूठ बोलना पड़ता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है क्योंकि वो सच्चाई से दूर जाने लगता है। द साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डिसऑनेस्टी। झूठ बोलने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब कोई व्यक्ति सच से दूर जाने लगता है तो उसके भीतर एक आंतरिक संघर्ष पैदा हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर एक हिस्सा जानता है कि वास्तविकता क्या है, लेकिन दूसरा हिस्सा उस वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहा होता है। यह स्थिति धीरे धीरे तनाव और भ्रम पैदा कर सकती है। लेखक कहते हैं कि जब हम सच से दूर जाते हैं तो हम अपने ही जीवन को समझने की क्षमता कमजोर कर देते हैं। और यही कारण है कि झूठ केवल दूसरों को धोखा देने का तरीका नहीं है, ये कई बार खुद को धोखा देने का तरीका भी बन जाता है। हाउ ट्रूथ अलाइंस अस विथ रियलिटी। सच बोलना कई बार आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चाई का सामना करना भी हमेशा सरल नहीं होता। लेकिन लेखक कहते हैं कि सच बोलने का एक बड़ा लाभ है, ये हमें वास्तविकता के साथ जोड़ता है। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने अनुभवों और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। हम अपने निर्णयों के परिणाम को स्वीकार करना सीखते हैं और यही प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। सच हमें भ्रम से बाहर निकालता है और हमें वास्तविक दुनिया के साथ ईमानदारी से जीने की क्षमता देता है। द करेज रिक्वायर्ड टू स्पीक ट्रूथ। सच बोलने के लिए साहस की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार सच बोलने का मतलब होता है कठिन बातचीत करना। कभी कभी इसका मतलब होता है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और कई बार इसका मतलब होता है ऐसे विचार व्यक्त करना जो लोकप्रिय ना हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि सच बोलना लंबे समय में हमारे जीवन को अधिक स्थिर बनाता है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक स्पष्ट और ईमानदार बनते हैं, हमारे निर्णय अधिक सटीक होते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। बिल्डिंग अ लाइफ बेस्ड ऑन ऑनेस्टी। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सच के आधार पर बनाता है तो धीरे धीरे उसका जीवन अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित हो सकता है। सच बोलने का मतलब केवल दूसरों के साथ ईमानदार होना नहीं है, इसका मतलब है अपने साथ भी ईमानदार होना।
अपने विचारों को समझना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करना। ये आसान नहीं होती, लेकिन यही प्रक्रिया हमें वास्तविक विकास की ओर ले जाती है। लेकिन सच बोलना केवल बोलने तक सीमित नहीं है। सच्चाई को समझने के लिए हमें दूसरों की बात भी ध्यान से सुननी पड़ती है, क्योंकि कई बार दूसरे लोगों के अनुभव हमें ऐसी चीजें सिखा सकते हैं जो हम खुद नहीं जानते। इसीलिए इस किताब का अगला नियम हमें एक महत्वपूर्ण आदत सिखाता है कि हमें ये मानकर सुनना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा जानता हो सकता है जो हम नहीं जानते। और यही विचार हमें अगले भाग में संवाद और समझ की एक महत्वपूर्ण कला की ओर ले जाएगा। मानव जीवन में संवाद एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अपने विचार, अनुभव और समझ को दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से साझा करते हैं। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सुनना। इसीलिए इस किताब का 9वां नियम कहता है, Assume that the person you are listening to might know something you don't। यानी ये मानकर सुनिए कि सामने वाला व्यक्ति शायद ऐसी कोई बात जानता हो जो आप नहीं जानते। ये विचार सरल लगता है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो अक्सर बातचीत में लोग वास्तव में सुनने के बजाय केवल जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं। While listening is a rare skill today। आज के समय में बातचीत का एक बड़ा हिस्सा बहस में बदल जाता है। लोग अपने विचारों को साबित करने में ज्यादा रुचि रखते हैं बजाय दूसरों को समझने के। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी समझ को सीमित कर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग अनुभव होते हैं और उन अनुभवों से मिलने वाली सीख कई बार हमारे लिए नई हो सकती है। अगर हम सच में सीखना चाहते हैं तो हमें सुनने की आदत विकसित करनी होगी। द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड ट्रूली लिसनिंग। सुनना और ध्यान से सुनना, इन दोनों में फर्क होता है। सुनना केवल ध्वनि को ग्रहण करना है, लेकिन ध्यान से सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है और क्यों। जब हम इस तरह सुनते हैं तो बातचीत एक प्रतियोगिता नहीं रहती, वो एक साझा खोज बन जाती है, जहां दोनों लोग मिलकर किसी विचार को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हाउ कॉन्वर्सेशंस एक्सपैंड आवर अंडरस्टैंडिंग। लेखक का कहना है कि बातचीत सीखने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब दो लोग खुले मन से बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे के अनुभवों और विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी और का दृष्टिकोण हमें ऐसी चीजें दिखा देता है जिन्हें हम पहले नहीं देख पा रहे थे। इस तरह की बातचीत हमारे विचारों को गहराई देती है और हमें अपने निर्णयों के बारे में अधिक स्पष्टता देती है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड लर्निंग। इस नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है बौद्धिक विनम्रता। बौद्धिक विनम्रता का मतलब है ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, तब हम नए विचारों के लिए खुले रहते हैं और यही दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये मानता है कि वो सही है और बाकी लोग गलत हैं, तो वो नई जानकारी से खुद को दूर कर सकता है। लेकिन जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो हमारी समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। संवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्टता। इसीलिए इस किताब का 10वां नियम कहता है, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच, यानी अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त करें। जब हम अस्पष्ट भाषा का उपयोग करते हैं तो कई बार समस्याएं छिपी रह जाती हैं, लेकिन जब हम स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं तो समस्याएं सामने आती हैं और उनका समाधान संभव हो पाता है। स्पष्ट भाषा हमें अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। स्पष्ट संवाद केवल व्यक्तिगत संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब लोग अपने विचारों को स्पष्ट और ईमानदारी से व्यक्त करते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि सच बोलना और स्पष्ट बोलना, ये दोनों आदतें जीवन को अधिक व्यवस्थित और ईमानदार बनाती हैं। अब तक हमने इस किताब के 10 महत्वपूर्ण नियमों को समझा, लेकिन इस यात्रा के 2 और नियम बाकी हैं। ये नियम जीवन के एक और गहरे पहलू को समझाते हैं, स्वतंत्रता, साहस और जीवन के छोटे छोटे पलों की सराहना। अगले भाग में हम इस किताब के अंतिम 2 नियमों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये नियम हमें जीवन की कठिनाइयों के बीच संतुलन और शांति खोजने में मदद करते हैं। जॉर्डन पीटरसन का 11वां नियम पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग।
लेकिन इस नियम के पीछे एक गहरा विचार छिपा हुआ है। लेखक यहाँ केवल स्केटबोर्डिंग की बात नहीं कर रहे, वे जोखिम लेने की मानवीय आवश्यकता की बात कर रहे हैं। आज के समय में समाज पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। माता पिता अक्सर बच्चों को हर खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि पूरी तरह सुरक्षित जीवन हमेशा मजबूत इंसान नहीं बनाता। Why risk is necessary for growth? जब बच्चे नए काम करते हैं, जैसे खेलना, चढ़ना, दौड़ना या स्केटबोर्ड चलाना, तो वे केवल मनोरंजन नहीं कर रहे होते, वे अपने शरीर और दिमाग को विकसित कर रहे होते हैं। वे संतुलन सीखते हैं, वे जोखिम का आकलन करना सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे डर का सामना करना सीखते हैं। अगर हम बच्चों को हर जोखिम से बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उनके विकास को सीमित कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद ओवर प्रोटेक्शन। लेखक बताते हैं कि आधुनिक समाज में एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, अत्यधिक सुरक्षा। कई माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को कभी चोट ना लगे, लेकिन वास्तविक जीवन में चुनौतियां और जोखिम हमेशा रहेंगे। अगर बच्चों को बचपन में छोटी चुनौतियों का सामना करने का अवसर नहीं मिलता, तो बड़े होने पर वे वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए लेखक कहते हैं कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना जरूरी है, लेकिन उन्हें अनुभव और स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। लर्निंग थ्रू चैलेंज एंड फेलियर। जब कोई बच्चा नई चीज सीखता है, तो शुरुआत में वह असफल हो सकता है, वह गिर सकता है, गलतियां कर सकता है, लेकिन यही अनुभव उसे मजबूत बनाते हैं। हर बार जब वो उठता है और फिर से कोशिश करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे वह महसूस करने लगता है कि वह चुनौतियों का सामना कर सकता है, और यही प्रक्रिया साहस और क्षमता दोनों को विकसित करती है। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। अब हम इस किताब के अंतिम नियम पर पहुंचते हैं। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। पहली नजर में यह नियम बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, बीमारी, नुकसान, असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच भी जीवन में छोटे छोटे शांत क्षण होते हैं, और हमें उन्हें पहचानना सीखना चाहिए। फाइंडिंग मीनिंग इन स्मॉल मोमेंट्स। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां बहुत छोटे अनुभवों में छिपी होती हैं, जैसे किसी शांत पल में प्रकृति को देखना या किसी छोटे जीव के साथ एक क्षण का संपर्क। ये छोटे क्षण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, उसमें सौंदर्य भी है, और वही सौंदर्य हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इन 12 नियमों के माध्यम से जॉर्डन पीटरसन हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देते हैं। जीवन में व्यवस्था बनाइए, जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए, सच बोलिए और अर्थपूर्ण लक्ष्य चुनिए। जब हम इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन अधिक स्पष्ट और स्थिर बनने लगता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ किसी बड़े रहस्य में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के निर्णयों में छिपा होता है। क्या आप अपनी जीवन में ऐसे नियम बना रहे हैं जो आपको मजबूत और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाएं? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।